नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ, स्पेशली आरटी 2009 के बारे में। दोस्तों, आरटी 2009 को लेकर के अक्सर ही देखा जाता है कि विद्यार्थी उसकी लंबी चौड़ी विषय वस्तु में फंस जाता है और बहुत सारे लोग भी जो है बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बता देते हैं कि ऐसे जेड तक जो उसमें लिखा हुआ है कंप्लीटली, अब वो स्टूडेंट्स को याद होना बड़ा मुश्किल है। और अगर याद करने का प्रयास भी करता है तो उसका समय जितना उसके अंदर लगता है उस समय को वो दूसरी जगह पर भी काम में ले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए दोस्तों क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आखिर आरटी जैसे एक बड़े यूनिट में हमें क्या पढ़ना चाहिए। हम चाहे ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा दे रहे हों, हम चाहे ग्रेड थर्ड के लिए तैयारी कर रहे हों, या रीट में भी आरटी आता है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी हम आरटी को लेकर, आरटी टॉपिक को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, बस यही बात आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आरटी के अंदर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि शिक्षा को लेकर के ये आरटी काम करता है और किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। मोटे तौर पर कुछ खास बातें जो है इसमें हमें ध्यान रहे। जैसे सबसे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर जो है शिक्षा को लेकर की व्यवस्था हुई, तो ये कार्य सौंपा गया राज्य सूची के विषय में, और राज्य सूची के विषय में सौंपा गया तो राज्यों का कार्य हो गया। लेकिन राज्यों के अकेले के बस का शिक्षा से संबंधित कार्य नहीं रहा। देश की उन्नति के लिए शिक्षा जरूरी है और वो राज्यों का काम था जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इस वजह से ये देखा गया कि शिक्षा बेहतर तरीके से नहीं बढ़ पाई। तब हमारे देश में विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन जो हुए, उनमें से एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, 1976 में। कुछ खास बातें इसमें जो आपको ध्यान में रखने की है उनको लेकर के बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन, और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 में। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसमें पहली बार ये तय किया गया कि जो शिक्षा का कार्य है वो केवल राज्य सरकार नहीं करेगी, बल्कि ये समवर्ती सूची में आ गया, और समवर्ती सूची में आने के बाद में ये केंद्र और राज्य का कार्य हो गया। यानी 42वें संविधान संशोधन के बाद में ये समवर्ती सूची में आया, और समवर्ती सूची में आने से ये किसका कार्य हो गया, ये केंद्र और राज्य दोनों का कार्य हो गया। तब से शिक्षा को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के काम करने लगी। ऐसे में बहुत सारे हमारे देश में शिक्षा को लेकर के परिवर्तन के लिए कार्य हुए, कई नीतियां बनी। 1986 की एक बहुत बड़ी सुपर नीति बनी जो लगभग 37 सालों तक हमारे देश में लागू रही। अभी भी कई राज्यों में वही नीति काम कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत प्रयास हुए, लेकिन फिर भी शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं बढ़ पा रही थी। जैसा कि आपको विदित होगा, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जैसा एक बड़ा कार्यक्रम चला, उसका भी प्रभाव जो है बहुत आसानी से नहीं मिला। उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के उसके प्रभाव सकारात्मक आने लगे। ऐसे दौर में जब वर्ष 2002 के समय हमारे देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस समय एक और हमारे देश में बड़ा संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, और ये संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, इस संविधान संशोधन में 86वां संविधान संशोधन ये जो हुआ, ये हुआ था 2002 में, दिसंबर 2002 में ये हुआ था। दोस्तों, दिसंबर 2002 में ये जो संविधान संशोधन हुआ, इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे यहाँ पर विशेष रूप से भारत देश में शिक्षा को बालकों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार। शिक्षा बालक के लिए पहले जो है उसकी इच्छा पर निर्भर थी, और सरकार या कोई भी उसके लिए बहुत ज़्यादा पाबंद नहीं थे कि शिक्षा देंगे ही देंगे। लेकिन अब कानूनी तौर पर ये क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। कौन से संविधान संशोधन से हुआ ये
86वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार। और ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 21A में इसे जोड़ा गया मौलिक अधिकार के रूप में। ये सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी पता हो। इसके अलावा हमें इधर उधर की बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इतना समय पता है तो इसका मतलब हम शुरुआत कैसे हुई इसकी उसके बारे में कुछ हद तक जानते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमारे संविधान के कौन से भाग में हैं, तो यहाँ पर भाग 3 के अंदर ही आते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपके माइंड में अपडेट रहना चाहिए। इससे ज़्यादा इधर उधर हमें समय गंवाने की जगह और क्या खास बातें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास में कम से कम समय में किसी भी बिंदु को, बड़े से बड़े बिंदु को स्मार्ट स्टडी कैसे करें कि वहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए, जो हम पढ़ करके जाएं वही हमें परीक्षा में मिल जाए। यही मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इतना हमें ध्यान है तो उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा ये जो कानून है जो कब लागू हुआ, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं कि कब बना, कैसे बना, कब किस में पारित हुआ, राज्यसभा में कब हुआ, लोकसभा में कब हुआ, लेकिन परीक्षा में वो कभी भी नहीं पूछा गया और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि आरटी जो है उसके लिए सबसे पहले 2005-06 में प्रयास हुए। भारतीय शिक्षा मंडल ने इसके लिए जो है अपनी अभिशंसा दी, लेकिन केंद्र सरकार ने लौटा दिया। फिर हम पढ़ते हैं कि जुलाई के महीने में 2009 में 20 जुलाई को जो है राज्यसभा ने इसको पारित किया। फिर जो है 4 अगस्त को लोकसभा ने इसको पारित किया। फिर उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास में पहुंचा और ये कानून बना। ये चीज़ें आपको मोटे तौर पर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इनको लेकर के बहुत ज़्यादा बर्डन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आपको जाना है कि ये हमारे देश में कब लागू हुआ। लागू होने वाली जो चीज़ है उसका हमें आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों लागू होने की बात हम करें तो हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। क्या लागू हुआ? RTE 2009। ये हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। वहां के समय या लागू हुआ उस समय की स्थितियां आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में थे। उस समय जो है ये हमारे देश में क्या हुआ, लागू हुआ। बस इतना सा हमें ध्यान रहे। छोटी सी बात और यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जब ये लागू हुआ पूरे देश में तो एक ऐसा स्टेट था वहां पर लागू नहीं हुआ, वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण देश में, तो ये हमें ध्यान रहे, J&K के अलावा संपूर्ण देश में लागू। बस ये हमें ध्यान रहे। यहां तक कि हमारे राजस्थान में भी लागू हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें ये था इसकी जो धाराएं हैं और इसके अध्याय हैं कितने हैं, क्या है, मोटे तौर पे वो हमें पता हो। तो दोस्तों इसकी धाराएं कितनी है, इसके अध्याय कितने हैं, इसमें कितने अनुच्छेद चाहिए, इसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें उन धाराओं के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सारी धाराएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ खास धाराएं जो पूछी जा सकती है, जहां से प्रश्न आ सकता है, केवल उन्हीं को आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें पता रहे कि RT 2009 जो है इसमें अध्याय कितने हैं। अध्याय RT 2009 में कितने अध्याय है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें 7 अध्याय है। कितने अध्याय है? 7 अध्याय है। इसके अलावा इसके अंदर धाराओं की बात करें 38 धाराएं और एक अनुसूची है। तो इसके अंदर अध्याय हैं 7, इसमें धाराएं हैं 38 और अनुसूची है एक, अनुसूची 1 है इसमें। ठीक है, ये हमें ध्यान में रहे कि धाराएं कितनी है, अनुसूची कितनी है और इसके अलावा जो है इसमें अध्याय कितने मोटे तौर पर। अब इसके बाद में जो है ये हमारा RT 2009 है, इसकी एक धारा 38, उस धारा के अंदर ये लिखा हुआ है
लास्ट नंबर की धारा में कि कोई भी राज्य चाहे तो अपने यहाँ पर संशोधन कर सकता है, तो ये भी हमें स्मरण रहे क्योंकि ये पूछने योग्य चीज है। कारण क्या है, हमारे राजस्थान के अंदर इसमें संशोधन हुआ, तो संशोधन कैसे हुआ, किस बिहाफ पे हुआ, तो ये भी हमें पूछा जा सकता है। तो धारा 38 में राज्यों को संशोधन का अधिकार मिला। धारा 38 में राज्यों को संशोधन का अधिकार मिला और उसी के परिणाम स्वरूप जो राज्यों को संशोधन का अधिकार मिला, उसी के परिणाम स्वरूप 29 मार्च 2011 को राजस्थान में संशोधन हुआ। क्या ध्यान रहे अपने को, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रहे कि ये देश में लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को। उसके बाद में धारा 38 में संशोधन के अधिकार मिले हुए राज्यों को, उसके अनुसार हमारे राजस्थान के अंदर क्या हुआ, 29 मार्च 2011 को इसमें संशोधन हुआ। और संशोधन होने के बाद में हमारे राजस्थान में ये जो है आरटी 2011 के रूप में, संशोधित आरटी के रूप में लागू हुआ। ये हमें स्मरण रहे, ये हमारे को पूछने योग्य जानकारी है। तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से यह संशोधित आरटी 2011 के रूप में लागू। ये हमें स्मरण रहे, ये पूछा जा सकता है। मतलब खास बातें क्या है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल 2011 को संशोधित आरटी लागू हुआ। ये हमें ध्यान रहे कि पहले पूरे देश के साथ हमारे यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, लेकिन संशोधित कब लागू हुआ हमारे यहाँ पर, 1 अप्रैल 2011 को। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 1 अप्रैल 2011 को ही लागू हुआ, उसके बाद में हमें इसमें और क्या स्मरण रखने की आवश्यकता है। इसमें हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर ये जो लागू हुआ आरटी, तो राजस्थान के आरटी में, राजस्थान के आरटीई में जो संशोधित आरटी, उसमें अध्याय कितने हैं, तो यहां पर 10 अध्याय हो गए। पहले अध्याय कितने थे, उसमें मूल आरटी में 7, लेकिन राजस्थान में जो संशोधित आरटी है उसमें कितने अध्याय है, 10 अध्याय है। ये हमें ध्यान में रहे। और धाराएं कम हो गई, धाराएं वहां पर 38 थी, यहाँ पर हमारे राजस्थान के आरटी के अंदर जो धाराएं वो कितनी है, 29 धाराएं हैं। तो ये हमें स्मरण रहे, ये पूछा जा सकता है कि संशोधित आरटी जो राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को, उसमें कितने अध्याय और धाराएं हैं, तो 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। एक तो ये खास तौर पर आपको पता रहे, इससे ज्यादा इधर उधर फालतू किसी भी सूरत में आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ खास धाराओं के बारे में, धाराएं 38 है मूल आरटी में, 38 की 38 धाराएं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 10-12 धाराएं आपको याद करनी चाहिए। और वो क्या क्या है, मैं एक धारा के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। और उसके अलावा जो राजस्थान का आरटी है उसमें 29 धाराएं नहीं पढ़नी आपको, उसमें से कुछ गिनी चुनी धाराएं आपको देखने की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी है, पहले हम बात करते हैं मूल आरटी में। मूल जो आरटी है, मूल आरटी 2009, इसकी कौन कौन सी धाराएं आपको जो है याद रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर धारा 3, सबसे पहले आपको धारा 3 के बारे में स्मरण रखना चाहिए। धारा 3 जो है इसके अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात लिखी हुई है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा, बस ये अपने को ध्यान रहे, उससे बाकी सारी चीजें वहां पर क्या है वो हमें स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको धारा नंबर 4 ध्यान में रखनी चाहिए। धारा नंबर 4, ये वो बात कर रहा हूं दोस्तों जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। धारा नंबर 4 में जो है आयु के अनुसार क्लास में प्रवेश, कक्षा में प्रवेश
आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश ये इसमें तय किया गया है। उसके बाद में कौन सी धारा हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता, तो 4 के बाद डायरेक्ट 6, धारा 6 ये हमें ध्यान रहे। धारा 6 में क्या दोस्तों, धारा 6 के अंदर दिया हुआ कि स्कूलों की दूरी कितनी होनी चाहिए, स्कूलों की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर और उच्च प्राथमिक स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर हो। बस ये विद्यालयों की दूरी होनी चाहिए बालक के घर से, यानी एक बालक को उसके घर से प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाए और उच्च प्राथमिक शिक्षा उसको जो 3 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाए। ये किसमें है, हमारे धारा नंबर 6 में, जो आपको ध्यान में रखनी। अब उसके बाद में कौन सी धारा ध्यान में रखनी है, उसके बाद डायरेक्ट आपको धारा 12 ध्यान में रखनी चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं, जहां तक मुझे भरोसा है, तो धारा 12 क्यों याद रखनी चाहिए दोस्तों। धारा 12 जो है इसमें लिखा हुआ है 25% सीटों पर निजी विद्यालयों की कक्षाओं में बीपीएल बालकों का प्रवेश। अब यहां पर यह ध्यान रहे कि ये 25% सीटों पर केवल पहली क्लास में एडमिशन होता है, लेकिन वो फिर आगे दूसरी क्लास में वही बच्चा जाता, तीसरी में वही जाता, तो आगे क्लासों के अंदर तो वो प्रमोट होता रहेगा, लेकिन एडमिशन सबसे पहले कब होता है, उसका पहली क्लास में होता है। ये ध्यान रहे, मैंने यहाँ कक्षाओं इसलिए लिखा कि आगे की कक्षाओं में वो बालक वैसा का वैसा जाता रहता है। तो ये अपने को डायरेक्ट कौन सी धारा आ गई, 12 धारा। अब तो 20 की धाराओं का मतलब नहीं, जब उनसे परीक्षा में पूछा ही नहीं जा रहा या पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम है, तो क्यों फालतू में उसमें हमारा समय वेस्ट करें। एक स्मार्ट स्टडी क्या होती है, ये हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों धारा 12 के बाद में कौन सी ऐसी धारा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उसके बाद में जो है धारा 14 आपको पूछी जा सकती है। धारा 14 में क्या है दोस्तों, धारा 14 के अंदर वर्णित है कि बिना आयु सबूत के भी बालकों को प्रवेश दिया जाए। यानी कई बार आयु सबूत के अभाव में बालकों का प्रवेश रोक दिया जाता है, तो बिना आयु प्रमाण पत्र सबूत के प्रवेश, ये इसके अंदर वर्णित है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट धारा कौन सी है जो आपके लिए जरूरी है, तो इसके बाद में जहां तक मेरा मानना धारा 17 जो है महत्वपूर्ण है। धारा 17 में क्या है, शारीरिक मानसिक दंड पर रोक। मोटे तौर पर इस तरह से मैं ध्यान रहे कि बालकों को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, दंड देने की इस प्रणाली पर रोक लगाई गई, ये धारा 17 में, जो हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद में डायरेक्ट आपको कौन सी धारा में आना चाहिए, 21, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है दोस्तों धारा 21। धारा नंबर 21, धारा नंबर 21 में क्या है, धारा नंबर 21 में एसएमसी का गठन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका गठन है, एसएमसी का गठन। ये एसएमसी का गठन कौन से स्कूलों में, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पहले से एसडीएमसी का गठन होता रहा है। आरटी जो है 2009 में बना, उससे पहले से ही उनके अंदर ये होती है संस्थाएं, तो इसलिए वहां की जरूरत नहीं है, पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए तय किया गया धारा 21 में कि एसएमसी का गठन होगा। इसके बाद में धारा 22 भी आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि धारा 22 होती है ना, इसके अंदर विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है। विद्यालय विकास योजना कौन बनाती है, विद्यालय विकास योजना निर्माण, और ये कौन करता है दोस्तों, एसएमसी करती है। तो ये भी ध्यान रहे, एसएमसी ही इसका निर्माण करती है। इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि एसएमसी जो होती है, जिस एसएमसी का गठन होता है, इस एसएमसी की बैठक को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी बैठक अमावस्या के दिन होती है, अमावस्या के दिन इसकी बैठक होती है। इसमें 16 मेंबर होते हैं, 16 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 16 सदस्य होते हैं, अमावस्या को बैठक होती है, कोई अभिभावक इसका अध्यक्ष होता है।
ठीक है। और जो विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है वो उसका सचिव होता है। इसके अंदर 50% महिलाएं होती है। ये कुछ बातें सामान्य सी एसएमसी के संदर्भ में हमें ध्यान में रख लेनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों धारा 22 के बाद में फिर अगली कौन सी धारा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है, तो उसके बाद में डायरेक्ट धारा 25 है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। धारा 25, धारा 25 में क्या है दोस्तों, क्या वर्णित है जो आपको पूछा जा सकता है, तो धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है दोस्तों। छात्र शिक्षक अनुपात जो कई बार परीक्षा में आता है, छात्र अनुपात शिक्षक, ये इसमें दिया हुआ है। तो छात्र अनुपात शिक्षक में क्या है, प्राथमिक स्तर पर अनुपात क्या है और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, ये दोनों हमें पता रहे। तो प्राथमिक स्तर पर है दोस्तों 1:30 और उच्च प्राथमिक स्तर पर है 1:35। ये छात्र शिक्षक अनुपात है। सिंपल सी बात है, ये हमें ध्यान में रहे, ठीक है। अब छात्र शिक्षक अनुपात के साथ में ही हमें ये भी ध्यान रहे कि प्राथमिक जो स्कूल हैं, इन प्राथमिक स्कूलों के लिए है कि ये एक सत्र में 200 दिन खुलेंगे और उसके अंदर 800 कालांशों का आयोजन करेंगे। 800 कालांश इसके अंदर आयोजित होंगे। उच्च प्राथमिक के लिए है एक सत्र में ये 220 दिन खुलेंगे, एक सत्र में ये 220 दिन खुलेंगे और 1000 कालांशों का आयोजन करेंगे। बस ये बात भी छोटी सी साथ में ध्यान रख ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से धारा 25 आपको स्मरण रहे। उसके बाद में दोस्तों कौन सी धारा है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट अपने को धारा ध्यान में रखनी चाहिए, धारा 27। ये महत्वपूर्ण धारा है। 27 धारा में क्या दोस्तों, ड्यूटीज, टीचर्स को कहां कहां आप जो है शिक्षा के अलावा लगा सकते हैं। पढ़ाने के कार्यों के अलावा 3 जगह टीचर को लगा सकते हैं। यहां पर देखो, शिक्षण के अलावा, शिक्षण के अलावा केवल 3 जगह कार्य, कहां पर, एक तो चुनाव ड्यूटी, चुनाव के समय शिक्षक को ड्यूटी पे लगाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा राहत कार्य, मान लीजिए कोई चलाया जा रहा है, राष्ट्र में कोई आपदा आ गई है, जैसे भी कोरोना काल राष्ट्रीय आपदा के रूप में था, तो उस समय टीचर्स को काम करना पड़ा। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आपदा के अलावा, इनके अलावा जनगणना, जो 10 वर्षों में जनगणना होती है, 10 वर्षीय जनगणना कार्यक्रम, जनगणना कार्य, इनके अंदर टीचर्स को लगा सकते हैं। तो ये धारा 27 है। ये धारा 27 में खास बातें में ध्यान रहे। उसके बाद में धारा 28, धारा 28 इसलिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि धारा 28 में दोस्तों शिक्षकों के लिए ट्यूशन पर रोक है, ट्यूशन पर रोक, यानी कोई भी शिक्षक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। बालकों को विद्यालय में जितना पढ़ा सकता मैक्सिमम पढ़ाए, पर घर पर बालकों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये धारा 28 में वर्णित है। और इसके बाद में धारा 29, धारा 29 में क्या है, धारा 29 में है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम प्लस मूल्यांकन सुधार, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में सुधार करना, ये धारा 29 में वर्णित है। तो बहुत ज्यादा धाराएं नहीं पढ़नी अपने को, ये खास धाराएं हैं। जिन धाराओं की बात की, जहां तक मेरा मानना है इन धाराओं से बाहर प्रश्न नहीं आता है। इसके अलावा और आपको इसमें 1-2 बातें और ध्यान में रख लेनी चाहिए, जैसे शिक्षक के लिए जो है प्रति सप्ताह है शिक्षण प्लस तैयारी के घंटे तय किए गए हैं। तो घंटे हैं 45। ये बहुत बार परीक्षा में आता है कि एक शिक्षक को जो है शिक्षण और तैयारी के लिए कितने घंटे का समय जो है दिया जाता है इसमें, तो 45 घंटे उसको कम से कम देने हैं। तो ये बार बार आता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और किसी भी बिंदु पर अपने को बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्टली हम बहुत बड़ी चीज को छोटे से में स्मार्ट स्टडी के माध्यम से कैसे तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारा संशोधित है राजस्थान में, संशोधित आरटी यानी 2011 के राजस्थान के संशोधित
आरटी में इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं जो हमें याद रखनी है। आपको पता, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, कोई इसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं, तो कोई 29 धाराएं आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको केवल वो धाराएं याद रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो खास है। वो कौन कौन सी धाराएं दोस्तों, इसके अंदर एक तो धारा नंबर 3, धारा नंबर 3 इसके अंदर देखना इसलिए जरूरी है कि धारा नंबर 3 में एसएमसी की संरचना बताई गई है। जो धारा उधर 21 में था वो यहाँ पर किस में है, 3 में, एसएमसी की संरचना। एसएमसी की संरचना के अंदर कि इसके अंदर जो है कितने लोग होंगे, 16 लोग होंगे। 16 में से जो है 50% जो लोग हैं, 50% लोग वो महिला होंगी, महिला, कुल 16 ना। इस तरह से कैसे इसका निर्माण होगा, कैसे संगठन होगा, ये सारी बातें बताई गई है। तो एसएमसी की संरचना को लेकर के इसमें विचार दिया गया, ये धारा आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद में धारा 10, धारा 10 जो है वो आपको जो है इसमें याद रखने की आवश्यकता है। धारा 10 में क्यों है, उधर जो धारा 12 में दिया हुआ है 25% सीटों का, वो इधर कितने में, धारा 10 में है। तो 25% सीटें आरक्षित, आरक्षित किसके लिए, बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। कहां पर, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके अंदर 25% सीटों का रिजर्वेशन, आरक्षण। उधर जो धारा 12 में दिया हुआ, उधर किस में दिया हुआ, धारा 10 के अंदर दिया हुआ। तो ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ 2 धाराएं हो गई। इसके बाद में कौन सी धारा आपको ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पर, अगली धारा आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए 19 नंबर की। 19 नंबर की धारा में आखिर क्या है, 19 नंबर की जो धारा यहाँ पर दी गई है उस धारा में वर्णित है दोस्तों अध्यापकों के वेतन भत्ते और उनके लिए जो सेवा नियम है वो। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि धारा 19 इसके अंदर अध्यापकों के वेतन भत्ते एवं सेवा नियम, अध्यापकों की वेतन भत्ते और सेवा नियम इसके अंदर दिए गए हैं, वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में दोस्तों धारा 24, एक धारा 24 आपको ध्यान रखनी चाहिए इसमें। धारा 24 में क्या है, धारा 24 में दिया हुआ दोस्तों अध्यापकों की कोई भी शिकायत है उसका निवारण हो समय पर। तो अध्यापकों की शिकायत का निवारण, अध्यापकों की शिकायत का निवारण हो, क्योंकि जितना जल्दी अध्यापकों की शिकायत का निवारण होगा कार्य उतने ही ज़्यादा अच्छे फ्लो में होंगे। और दोस्तों उसके बाद में लास्ट में आपको याद रखना है धारा 25, बस पर्याप्त है। धारा 25 में अभिभावक, जैसे धारा 24 में अध्यापकों की शिकायत से संबंधित मामला है तो यहाँ पर अभिभावक जो है उनकी शिकायत, अभिभावक माता पिता की शिकायत का निवारण। दोस्तों ये स्मार्ट स्टडी के क्षेत्र में आता है जो कि हमें आरटी 2009 के संदर्भ में खास बातें बताता है। जहां तक मेरा मानना है आरटी 2009 में इतना बड़ा मैटर है कि हम लगातार किसी एक एक बिंदु को लेकर बात करें, चर्चा करें तो 2-3 घंटे में जाकर के वो जानकारी पूरी हो सकती है और उसको याद करने के लिए उससे डबल समय चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं दोस्तों कि इसमें जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न, खास बातें क्या है, उनको लेकर के जो हमने इसमें बातचीत की है वो पर्याप्त है। और उस विद्यार्थी के लिए जो एकदम सही तरह से स्मार्ट स्टडी के माध्यम से एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करते हुए कम से कम समय के अंदर चीजों को पढ़ते हुए तैयारी करके परीक्षा के लिए जाना चाहता है, उसके लिए ये सबसे बेहतर है। और मेरा खुद का ये विश्वास है कि आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑलरेडी ये सब कुछ कर रखा होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए,
क्या क्या इसमें पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा सुझाव, मान लीजिए इसको आप, जिसके अंदर मैंने सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर आरटी जैसे बड़े लेसन को कैसे पढ़े। ऐसे ही दोस्तों अन्य जो तुम्हारे टॉपिक हैं उनके लिए भी तुम्हें अपनी अपनी प्लानिंग बना करके उसमें खास खास बातें क्या है उनको देखने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए सुझाव के साथ में, नए बिंदु के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।